हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज का लेक्चर देखने से पहले कल का जितना भी हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करो। एक दो क्वेश्चंस पूछती हूँ आपसे, उसको आंसर देना कमेंट सेक्शन में। एंड देखो, सर्च कर लेना, अगर आंसर नहीं याद है तो प्लीज़ सर्च कर लेना, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। आप इस साल नहीं करोगे, आपको अगले साल करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है अभी हम अच्छे से पढ़ाई करें था, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ, कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कटती है। जैसे अगर ये दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ऐसे दो बार उसको एक जगह पे दो जगह पे कट करके जाती है। दूसरा क्वेश्चन, मुझे उस स्टेट्स के नाम बताओ जो स्टैंडर्ड मेरिडियन के थ्रू होते हुए जाती है। मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी स्टेट्स के थ्रू होते हुए जाती है, ये दो चीज़ें मुझे बताओ, ठीक है। चलो फिर आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न बीइंग, आज के लेक्चर में से शॉर्ट दो क्वेश्चन से लेके तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एक तो आना ही आना है, क्योंकि आज हम रिवर्स को कवर करेंगे। हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें केवल उतना पढ़ना है जितने में हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स के लिए हम देखेंगे कि एक तो उसका सोर्स क्या है, ठीक है, उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, ये हमको रटना है। और हम इतना ही रटेंगे, हम बहुत डिटेल में अभी जाने के लिए ना हमारे पास टाइम है और ना हमें इतना एफर्ट्स देना चाहिए। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपको इसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कोस्टल रीजन्स कौन देखते, तो मीन सी लेवल, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मीन सी लेवल हमने क्या मान रखा है, चेन्नई कोस्ट से हम उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। मतलब दिस इज अ वे हाउ वी मेजर दी सी लेवल, कितना सी लेवल है, तो उसको किसके रिस्पेक्टिव में देखते हैं हम, चेन्नई कोस्ट के, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल सी है। कोस्टल प्लेन्स में क्या है, ईस्ट एंड वेस्ट एंड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, तो ये इंडिया है, ठीक है। ये इसका वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये इसका ईस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टेबल। इसको मैं जूम इन करती हूँ थोड़ा, सी। यहाँ पे ना हमने डिग्री चैनल्स बना रखे हैं, 8, 9, 6 एंड सो ऑन। एंड ये कौन से दो एरियाज को या कौन से दो आइलैंड को डिफरेंशिएट करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथ्स द कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, 8 किसको करता है, 8 किसको करता है, मालदीव्स एंड मिनिकॉय। अब इसको कैसे याद करें, देखो 8 है, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो एम 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 सेम सेम, ये भी सेम ये भी सेम, तो मालदीव्स का एम एंड मिनिकॉय का एम। इजी, मालदीव्स एंड मिनिकॉय, ठीक है। 9 में क्या है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, तो मिनिकॉय तो आ ही गया है ना, मालदीव्स मिनिकॉय हो गया, एंड उसके बाद हमारा मालदीव्स मिनिकॉय हो गया और मिनिकॉय लक्षद्वीप, समझ गए। तो इसके बाद क्या जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा। 6 में क्या है हमारा, इंडोनेशिया एंड ग्रेट निकोबार ऑफ इंडिया, तो आई जैसे थोड़ा याद करके रखो कि इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में क्या है हमारा, सुमत्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड ग्रेट निकोबार, हमने कल भी पढ़ा था। पाक स्टेट तो हमको ऑलरेडी याद है, इसमें तो हमें कुछ याद नहीं करना, तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में। डनकन पास इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसके बीच में, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में। किसके बीच में डनकन पास, बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। लक्षद्वीप सी हमें पता ही है, किसके बीच में, लक्षद्वीप एंड मालाबार कोस्ट के बीच में, है ना। अच्छा, कोस्ट एक बार देख लेते हैं हम, यहाँ एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर वापस उस टेबल को रिवाइज करेंगे। देखो, ये जो गुजरात से लेकर के गोवा तक का एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं कोंकण, ठीक है, कोंकण कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो केरला वाला कर्नाटक वाला पार्ट है, इसको बोलता है मलाबार, राइट। अब देखो, ये जो एरिया है, ये हमारा उड़ीसा बंगाल का थोड़ा पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्कल। उत्कल बंगा, पता है ना, हमारे हमारे क्या बोलते हैं नेशनल एंथम में उत्कल बंगा, तो बंगा के पास मतलब वेस्ट बंगाल के पास वाला, दैट इज उत्कल। बचा हुआ क्या बचा, हमारा कोरोमंडल कोस्ट, इजी है ना। तो ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट हो गया, ये मलाबार कोस्ट हो गया हमारा, ये कोंकण कोस्ट हो गया, और ये हमारा उत्कल कोस्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है, लक्षद्वीप का किसके पास है, मलाबार के पास ही तो है, यही तो बोल रहा है, सी मलाबार कोस्ट, ठीक है। कोको स्टेट हमने कल ही पढ़ा था, कोको आइलैंड ऑफ म्यांमार एंड नॉर्दर्न अंडमान के बीच में है। तो हमें बस ये 3 याद रखना है, बाकी तो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हम जितना रिवाइज करोगे उतना याद हो जाएगा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, मेजर आइलैंड्स एंड उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो पीरम आइलैंड कहाँ पर है, गल्फ ऑफ खम्बत। द्वारका हम सबको पता है, अरेबियन सी में है ना, मतलब गुजरात वाले के पास के एरिया में है द्वारका, तो आपको इतना तो पता ही होगा, है ना। डीयू क्या है, डीयू हमारा यूनियन टेरिटरी कहाँ पर है, ये काठियावाड़ कोस्ट। काठियावाड़ कोस्ट कहाँ पे है, गुजरात के पास में, ये सारे गुजरात के आसपास ही मिलेंगे, ये वाला जो एरिया है इसके पास में ही मिलेंगे, राइट। उसके बाद वेयांत शयोधर आइलैंड, ये कहाँ पर है, अगेन गल्फ ऑफ कच्छ। ये सब हमें थोड़ा राजस्थान के राजस्थान गुजरात के आसपास मिलेंगे, ठीक है। सेम इज कोरी क्रीक, इट इज अ टाइडल क्रीक, ठीक। देन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में क्या है, रामेश्वरम आइलैंड, बहुत ही तो न्यूज़ में था, ये तो सबको पता होगा, राइट। एंड सेट स्टील आइलैंड कहाँ पर है हमारा, मुंबई के पास में, ठीक है। इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड, ईजी, इनको आपको रटना पड़ेगा अच्छे से।
अब हम आते हैं ड्रेनेज पैटर्न में। देखो यहाँ पे बहुत डिटेल में बन जाओगे कौन से टाइप के ड्रेनेज होते हैं, क्या है क्या नहीं है। हमें अपने मार्क्स लेकर के आने हैं, है ना, टाइम हमारे पास बचा है नहीं, तो हम उन चीज़ों को रटेंगे जिसमें हमारा आउटपुट ज़्यादा हो। एंड आई एम टेलिंग यू, आज इस लेक्चर में जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उसमें से क्वेश्चन आना तय है, आना ही आना है इसमें से क्वेश्चन, है ना। तो देखो बस एक ओवरव्यू दे देते हैं कि पेरिनियल रिवर्स होते हैं, नॉन पेरिनियल रिवर्स होते हैं। पेरिनियल रिवर्स क्या होते हैं, जो थ्रू आउट द ईयर बहती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर में से हर पूरे साल पानी आता रहता है। कुछ रिवर्स होते हैं तो पूरे साल नहीं बहती, जो रेन पर डिपेंड करती है। जब मानसून आएगा तो वो रिवर बहेंगी, वरना वो नहीं बहेंगी। उनको हम नॉन पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। ईजी। बाकी अगर आप देखो ना, यहाँ पे ज़्यादातर रिवर हमारी क्या हो रही है, यहाँ से ओरिजिनेट होकर के हमारा ईस्ट में फ्लो हो जाती है। वेस्ट में बहुत कम रिवर फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप ही इस तरफ है, स्लोप इस तरफ है। अगर मैं आपको यहाँ का एक इंटरसेक्शन काट के दूँ ना, तो आपको ये ऐसा दिखेगा कि दिस इज द लेवल, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है और ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे पानी डालूंगा तो पानी यहीं पे बह के जाएगा ना, इसी डायरेक्शन में। तो ये इसीलिए सारे रिवर्स बह के इस डायरेक्शन में जाती हैं। इजी, समझ में आ गया। तो मेजॉरिटी आपको कहाँ दिख रहा है, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ दिख रहा है आपको, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स दिख रही है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अपने आप बहुत कम हो जाएंगी। तो अरेबियन सी में क्या है, 23% है, बे ऑफ बंगाल में 77% है। ईजी है ना। बे ऑफ बंगाल में कितना है, 77%। यहाँ पे कितनी रिवर आ रही है, केवल 23%। ईजी, इसमें कुछ रटने का तो है नहीं, राइट। अब देखो मैंने ना आपके लिए ट्रिक्स यहाँ पे लिख रखी है। आप आज का लेक्चर देखने से पहले एक पेपर लेके बैठो और जो जो मैं बताते जा रही हूँ उसको लिखते जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में इसके जाएंगे नहीं। इंदस रिवर्स में बस ये देख लो कि इंदस रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं। तो बोकर चू ग्लेशियर, बोकर चू, BOKHARCHU, बोकर चू, ठीक है। ये इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद करने की ट्रिक क्या है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को ऐसे याद करो, सानू होना गिलगित सिंह। मान के चलो कि कोई गिलगित सिंह नाम का कोई इंसान है जो बहुत बड़ा सुपरस्टार है और हमें उसके ऐसा बनना है। तो सानू मतलब हमको होना, हमें बनना है गिलगित सिंह, ठीक है। तो अब इसमें ट्रिब्यूटरीज कौन से जाएंगे, श्योंक, नुब्रा, हुंजा, गिलगित, शिगार, ठीक है। ये रटना आपका काम है, मैंने ट्रिक बता दी आपको। श्योंक, नुब्रा, हुंजा, गिलगित, शिगार। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के लिए क्या आ जाएगा, जहरीला एक्टर जस्ट चिल रणबीर सिंह। लेट्स इमेजिन रणबीर सिंह है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव इंसान है, मतलब ये भागता दौड़ता रहता है। तो मेरे भाई थोड़ा तो बहुत जहरीला इंसान है, बहुत खतरनाक इंसान है, बट अभी थोड़ा चिल कर, ठीक है। तो जहरीला एक्टर जस्ट चिल रणबीर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्रोनोलॉजी पूछता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है ना। तो जहरीला से जास्कर, एक्टर से एस्टर, जस्ट से क्या है झेलम, चिल से क्या है चेनाब, रन से क्या है रबी, है ना राबी, बीर से क्या है बियास, एंड सिंह से क्या है सतलज। ईजी। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये सारे रिवर्स तो है ही नहीं ट्रिक में, तो ये याद ही नहीं करनी, हमें तो इंडिया वाली याद करनी है ना, है ना। गिलगित हो गया, श्योंक हो गया, जास्कर हो गया, रबी, बियास, सतलज, चेनाब, ये सभी तो याद करनी है, राइट। हो गई हमको याद। अब इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा मत जाओ, राइट। इसमें बस ये देख लो कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, यही है इंपॉर्टेंट। बाकी हमें एक ट्रिब्यूटरीज को नहीं देखना है कि वो कहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है, हमें मेन रिवर को देखना है। बट ये पता नहीं क्यों यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की बहुत फेवरेट है, तो हमें इनको देख लेते हैं। तो झेलम कहाँ से निकलती है, हमारी वेरीनाग स्प्रिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चेनाब कैसे बनती है, चेनाब 2 रिवर से बनती है, चंद्र एंड भगा। तो शुरू में इसको बोलते हैं चंद्रभग या चंद्रभगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश हो गया। रवि रिवर कहाँ से निकली, बारा, बंगाल, ठीक है। बियास कहाँ से निकली, बियास कुंड से, रोहतांग पास के बिल्कुल बगल में, ठीक है। सतलज कहाँ से निकली, रकस्ताल, ठीक है। रकस्ताल, ताल मतलब लेक होता है, रकस्ताल भी बोलते हैं इसको। ईजी। अब हम आते हैं गंगा पे, ठीक है। तो अभी हमने बहुत, देखो जो कितनी जल्दी से हमने कवर कर लिया। अब इसको रटना आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को ना खाना खाते खाते 2-3 बार देख लेना, अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं गंगा पे। देखो गंगा रिवर बनती है 2 रिवर के मिलने से, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी। जब अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग पे मिलते हैं तो उसको हम गंगा बोलते हैं। आई वुड अज्यूम कि इतना तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो अभी बता देता हूँ। भागीरथी और अलकनंदा ये रिवर कहाँ पे मिलते हैं, देवप्रयाग पे। देवप्रयाग से हम इस रिवर को क्या बोलते हैं, गंगा जी, ठीक है। तो अलकनंदा रिवर याद रखना। अब अलकनंदा में ना अलग अलग जगह पे अलग अलग रिवर मिलती रहती है और अलग अलग प्रयाग मिलते हैं। तो व्हाट इज अ प्रयाग, प्रयाग मतलब एक वो एरिया जहाँ पे 2 रिवर्स का संगम होता है, 2 रिवर्स मिलती हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा मिल रही है, नंद प्रयाग पे नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग पे पिंदर, ठीक है, एंड रुद्र प्रयाग पे मंदाकिनी। अब इसको याद कैसे करोगे, डोंट वरी, लीव इट ऑन मी, ठीक है। मेरे साथ क्या केस था ना, मेरे साथ फॉर्चुनेटली क्या है कि विष्णु, कर्ण, रुद्र और देव ये सब मेरी क्लास में कुछ लड़के थे, तो मैंने इनकी कुछ ऊट पटांग ट्रिक बना के इनको याद कर लिया है। बट अगर आपका ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कर दिया था कि जैसे कर्ण है तो ना ये बंदर जैसा है कर्ण, ठीक है, तो विष्णु है तो नहाता ही नहीं था,
तो धौली नहाता ही नहीं था, ठीक है, रुद्र मंद था, तो मैंने ऐसे करके याद किया। बट इसकी एक और बेटर ट्रिक है, पहले तो हमें याद रखना है कि इसकी क्रोनोलॉजी, कि सबसे पहले विष्णु प्रयाग आ रहा है या कर्ण प्रयाग आ रहा है, ये भी पूछ सकता है आपसे, राइट। और ये क्वेश्चन पूछा था 2023 या 2024 में से किसी एक साल में पूछा है ये क्वेश्चन, तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो उसको ऐसे याद करके चलो, मान के चलो एक लड़का है, उसका नाम है विष्णुनंद, ठीक है, और विष्णुनंद किसकी पूजा करता है? रुद्रदेव की। रुद्रदेव आपको पता है ना, तो शिव जी की पूजा करता है, विष्णुनंद रुद्रदेव की पूजा करता है, ठीक है। तो विष्णुनंद के रुद्रदेव, ये याद कर लो, विष्णुनंद के रुद्रदेव, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, के से कर्ण प्रयाग, रुद्र से रुद्र प्रयाग, एंड देव से देव प्रयाग। इजी। अब यहाँ पे मिलती कौन कौन से रिवर है इसको याद रखना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? विष्णु है तो विष्णु प्रयाग में आ रही है धौली गंगा, तो विष्णु से विष याद रखो, विष मतलब जहर। मान लो जहर लग गया, विष लग गया, तो आप क्या करोगे? उसको धोगे ना, कुछ गिर गया आपके ऊपर, कुछ पॉइजन गिर गया, तो व्हाट यू विल डू? यू विल वॉश इट ऑफ। तो धो लिया, या विष्णु भगवान जी आपके सारे दुख धो देते हैं, ऐसे याद करो, धौली गंगा, ठीक है। आई एम गिविंग यू ऑप्शन, जैसे याद करना है कर लो। नंदाकिनी में तो कुछ याद नहीं करना, नंद नंदाकिनी, इजी, ठीक है। कर्ण, ठीक है। अब कर्ण ये ना पंजाबी नाम साउंड करना है, कर्ण, ठीक है। तो कर्ण में पिंड मतलब गांव, तो पंजाबी में गांव को बोलते पिंड, तो कर्ण से क्या याद आना चाहिए आपको? पिंड, ठीक है। रुद्र, ठीक है, तो रुद्र मतलब बहुत गुस्सा करना, तो कोई इंसान गुस्सा करता है ना, रौद्र रूप बोलो ना, रौद्र रूप, तो कोई गुस्सा करता तो क्या बोलता है? यार मान जा, है ना, मान जा, तो मंदाकिनी, ठीक है। देव प्रयाग पे भागीरथी, इतना तो आपको याद हो गए कि देव प्रयाग पे भागीरथी एंड हमारी अलकनंदा मिलती है, तो हो गए याद। तो इनको जल्दी से इनको रिवाइज करो। देव प्रयाग पे क्या हो रहा है? भागीरथी और अलकनंदा। रुद्र प्रयाग पे अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्ण प्रयाग पे क्या मिल रहा है? अलकनंदा एंड पिंदर। नंद प्रयाग पे नंदाकिनी एंड विष्णु प्रयाग पे क्या? धौली गंगा, ठीक है, इजी। आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम आते हैं इनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पे। अगेन बाकी चीज़ों पे प्लीज़ ये सब चीज़ें अभी मत करो, जितना मैं बोल रही हूँ उतना करना। और ये ना मैंने अपने 2024 वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया था, और ये चीज़ यूपीएससी क्वेश्चन में भी आई थी, क्वेश्चन पेपर में, और उनका इस ट्रिक से सही हुआ था, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद करते हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हम कैसे याद करेंगे, है ना, सिंपल सा तरीका है। एक ट्रिक याद कर लो, राम जी सीता जी गए कोलकाता में, ठीक है। राम जी सीता जी गए कोलकाता में, ठीक है। या फिर एक यूपी में जगह भी है कोसी याद कर लो, राम जी सीता जी गए कोसी में, ऐसे याद कर लो कि राम जी सीता जी अपना आशीर्वाद देने के लिए गए हैं, ठीक है। तो राम से क्या हो जाएगा? रामगंगा। जी से क्या हो जाएगा? गोमती। बीच में सीता भी है, सीता से होगा शारदा, तो इसमें मेंशन कर दो शारदा, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे शारदा, ठीक है। फिर जी से क्या है? घग्गर, और बाकी जी से क्या है? गंधक। कोलकाता से कोसी याद कर लेना, है ना, कोसी से कोसी याद कर लेना, एंड मे से महानंदा, ठीक है। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन आएगा कि मैम यहाँ पे गोमती आ रहा है, घग्गर आ रहा है, गंधक आ रहा है, तो मैं तो जी में कन्फ्यूज जाऊंगा। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, तीनों नाम रख लो, गोमती, घग्गर एंड गंधक, और इसको अल्फाबेटिकली उल्टे ऑर्डर में लगाना है। मतलब ओ पे देखो, जी तो सब सेम है, ओ सबसे लास्ट में आता है, फिर आता है एच, और सबसे पहले आता है ए। हमें उल्टा लगाना है, हम ओ को सबसे पहले लिखेंगे, फिर एच को लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे, मतलब पहले गोमती, फिर घग्गर, फिर गंधक। हो गया याद, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हम कैसे याद रखेंगे? योर सन्स टैंट्रम इज डैम पेनफुल, मतलब भाई तुम्हारे बेटे के नखरे बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, ठीक है। योर सन्स टैंट्रम इज डैम पेनफुल। योर यमुना, सन सोन, टैंट्रम से तमसा, ठीक है, डैम से दामोदर, पेनफुल से पनपन, इजी, खत्म। आगे चलते हैं। अब देखो, अब आती है हमारी यमुना रिवर। यमुना रिवर में भी देखो, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रहा है, डायरेक्टली इसकी ट्रिब्यूटरीज पे आता है, ना मैप देखेंगे ना कुछ, इसको रटना है हमें, राइट। तो इसमें हम देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम देखते हैं। तो एक इसकी याद करना ट्रिक, तगड़े चैंपियनसी बैटिंग करे ब्रायन, ठीक है, तगड़े चैंपियनसी बैटिंग करे ब्रायन। तो एक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है ब्रायन नाम का, वो बहुत तगड़े चैंपियन जैसी बैटिंग करता है, ठीक है। तो तगड़े से टॉन, ठीक है, चैंपियन से चंबल, सी से सिंध, बैटिंग से बेतवा, करे से केन, ठीक है। अब ब्रायन से एक और रिवर है बगेन, याद कर लेना, बगेन नहीं हो रहा तो बस यहीं तक कर लो, ठीक है। तो तगड़े चैंपियनसी बैटिंग करे ब्रायन, इजी। चलते हैं आगे। तो लेफ्ट बैंक में कौन सी है? केवल एक है, हिंडन, ये तो याद कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसमें मत बैठना कि इनमें कौन कौन सा है, बस इसको पढ़ लो, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पूछने वाला। यमुना ऑलरेडी गंगा जी की ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना जी से बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चंस नहीं आने वाले, ठीक है, बट इसको स्टिल देख लो, ठीक है। यूपी वाला तो तुम देख ही लो उतना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र में भी एक बात बस याद रख लो कि चेम युंगडोंग, आई डोंट नो अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, ये ग्लेशियर है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, और इसको पहले हम बोलते हैं यार्लुंग सैंगपो, ठीक है। उसके बाद हम इसको
इंडिया में जब ये आ जाती है, एंटर हो जाती है और उसमें लोहित और दिबांग रिवर मिल जाते हैं, तब हम इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, समझ गए। तो इसको ये हमारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की ट्रिक से याद करेंगे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की ट्रिक है दबंग लोहित देखे धन्नो को, दबंग लोहित देखे धन्नो को। तो इमेजिन करके चलो कि एक लड़का है लोहित, ठीक है, रोहित नहीं लोहित, ठीक है, और वो धन्नो को देख रहा है। अब भाई किसी लड़की को देखने के लिए गट्स चाहिए, ठीक है, वरना ऑब्वियसली शी कैन कंप्लेन। तो डू नॉट हैरेस एनीवन प्लीज। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दबंग लोहित देखे धन्नो को, ठीक है। तो दबंग से दिबांग, लोहित से लोहित, देखे से दिखू दिखू, धन्नो से धनश्री, एंड को से रिवर है, उसका नाम है कलांग या कपिली, ठीक है, कलांग कपिली, कुछ भी बोल सकते हो। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब देखो भाई लोहित है, वो धन्नो को देखे जा रहा है, तो धन्नो बोलती है भाई क्यों देख रहा है तू मुझे, तू क्यों देख रहा है मुझे, राइट। तो क्या बोलता है, भाई दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ सेनोरिटा, ठीक है, कि दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए सेनोरिटा, आई एम वेरी सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो दिवाली की से क्या हो जाएगा, देहांग, शुभ कामना, तो सुबंसरी, कामेंग एंड मानस। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये कामेंग है, ये कलंग और कपिली है, ठीक है, ये दिबांग है, ये दिहांग है। ये आपकी ड्यूटी है अच्छे से याद करना, यहाँ पे फंसना नहीं है, ठीक है। एंड सेनोरिटा का क्या है, संकोच एंड तीस्ता, इजी हो गया याद। अब देखो भाई इतना फिर मत पढ़ो, बस इतना याद कर लो, ये जो मैंने आपको बताया इसको पेपर पर लिख के याद कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो नर्मदा रिवर की बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज वगैरह इतना नहीं है ना, इसकी ट्रिक है, तो इसको तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, नॉर्मली करने की इसकी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो ओरिजिनेट कहाँ पे हो रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट, अमरकंटक पी, ठीक है, अमरकंटक से निकल रही है। कौन से माउंटेन्स है, मैकाल, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फेल इनटू अरेबियन सी, तो कहाँ पे ये जाती है, अरेबियन सी। ये बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती, ये जाती है अरेबियन सी पे, मतलब ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इजी, आगे बढ़े जल्दी से। बाकी इंपॉर्टेंट रिवर्स को हम खत्म करेंगे, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी, ठीक है। देखो इसमें भी मैंने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की ट्रिक दे रखी है। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो एटलीस्ट ये याद कर लो कि कौन सी रिवर, कौन सी मेन रिवर की स्ट्रीम है, ठीक है, कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, बस ये याद कर लो। एंड आई एम टेलिंग यू, भले पूरी ज्योग्राफी करो ना करो, ये रिवर्स तो करते चले जाना, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू फेच 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर, सतारा, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की ट्रिक क्या है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की ट्रिक है, कृष्णा वर पे दूध घी मलतू। तो लेट्स इमेजिन देयर इज अ गाय हुज नेम इज कृष्णा एंड उसकी शादी हो रही है, वर मतलब वो दूल्हा है, शादी हो रही है, तो उस पर कोई रिचुअल हो रहा है, तो उस रिचुअल में आपको उसके ऊपर दूध और घी मलना है, ठीक है। तो कृष्णा वर पे दूध घी मलतू, कृष्णा से क्या है, कोयना, वर से वरना, पे से पेंच गंगा, ठीक है, पंचगंगा, दूध से दूध गंगा, घी से घाट प्रभु, मल से माल प्रभु एंड तू से तुंगभद्रा, ठीक है। देन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या है, धोबी डंडा मुसीबत पर मारे, मतलब एक धोबी है जो कपड़े धोता है और बहुत स्वीट सा इंसान है। अब वो अगर किसी को डंडा मार रहा है, किसी को पीट रहा है, अब वो तो नॉन वायलेंस वाला इंसान है, तो मतलब जरूर उस पर कोई मुसीबत आई होगी तभी वो ऐसा कर रहा है। तो धोबी डंडा मुसीबत पे मारे, तो धोबी से क्या है, डॉन भीम, डंडा से डंडी, मुसीबत से मुसी, पर से पलेरू, मारे से मनेरा। अब मान के चलो आप पे क्वेश्चन आया है कि तुंगभद्रा रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। तो हमें याद होना चाहिए कि यार ये तू करके तो इसमें ही था। अब देखो कावेरी है, तो कावेरी में तो तू करके कोई भी नहीं है ना, कैन यू सी, यहाँ पे तो कोई तू करके कुछ है नहीं, है ना। तो यहाँ पे हाँ मतलब यहाँ पे ये है, बट आपको याद रहेगा। तो हम ट्राइंग टू सब, जैसे गोदावरी है, गोदावरी में भी टी से कोई नाम नहीं, तो यहीं तो आपने गोदावरी को एलिमिनेट कर दिया। महानदी में भी नहीं है, बस टीवी से तेल है। तो इस तरह से क्या होगा ना, आप एलिमिनेट करके सही आंसर पर पहुँच पाओगे, समझ गए। आगे चलते हैं। कावेरी में क्या है, कावेरी निकलती हमारी ताल कावेरी से, ठीक। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कैसे याद करेंगे, लक्ष्मण का स्वर्ण अक्षरों में नाम, ठीक है। जो लक्ष्मण जी हैं ऑब्वियसली ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस, है ना, तो उनका स्वर्ण अक्षरों में, गोल्डन नेम्स में उनका नाम है, स्वर्ण अक्षरों में नाम, ठीक है। तो लक्ष्मण से लक्ष्मण तीर्थ, का से काबिनी, स्वर्ण में एन भी है, तो स्वर्णवती एंड एन से नोएल, अक्षरों में से अमरावती एंड नाम से नंगंती, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या है, हम यहाँ शिमला आकर चोरी तो नहीं करेंगे। आप शिमला गए हो तो पैसे ही होंगे आपके पास, तभी तो शिमला तक पहुँच पाए हो। अब वहाँ जाके चोरी तो नहीं करोगे, दैट मीन्स यू ऑलरेडी हैव मनी। तो हम यहाँ शिमला आकर चोरी तो नहीं करेंगे। तो हमवती ये गच्छी, शिमला से शिमशा, आकर से आक्रावती, अर्कावती, चोरी से चोरी, तो नहीं से तुरुनानी मुत्तल एंड करेंगे से कोलीडाम, ठीक है। अब खुद सोचो, जैसे मान के चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि लक्ष्मण तीर्थ कौन सी रिवर का ट्रिब्यूटरी, मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूंगी कि या तो ये
महानदी का है या तापी का है या गोदावरी का है या कावेरी का है या कृष्णा का है ना। तो अब आपको पता किया जैसे लक्ष्मण से था तो लक्ष्मण करके तो इसमें तो नहीं था, इसमें तो नहीं है लक्ष्मण, ठीक है, इसमें भी लक्ष्मण करके कुछ नहीं है, इसमें भी लक्ष्मण करके कुछ नहीं है। तो अपने आप एलिमिनेट करके अगर केवल ट्रिक याद हो ना थोड़ी बहुत कि कौन सी ट्रिक कौन सी रिवर की है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्रिभंकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कैसे याद करेंगे? अब देखो जब आपका पेपर आने वाला होता है तो किसको याद करते हो? गॉड को याद रखते हो ना, भगवान को याद करते हो। तो क्या बोलते हो? मैं जा रहा हूँ मंदिर किनारे। अब भाई मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, हो गया, हम जितनी पढ़ाई होनी थी भगवान के ऊपर है सब, ठीक है। तो क्या करोगे? मैं जा रहा मंदिर किनारे, तो मैं जा रहा से मांजरा, मंदिर से मनेर, किनारे से किन्नरसानी, ठीक है। देन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या है? प्रोटीन पर इंडिया में सब्सिडी। अब देखो इंडिया में हर कोई आजकल सबको जिम जाना है, सबको प्रोटीन खाना है, तो प्रोटीन में सब्सिडी देनी चाहिए, राइट। तो प्रोटीन पर इंडिया में सब्सिडी, तो प्रोटीन से पूर्णा, पर से प्रणहित, इंडिया में से इंद्रावती, सब्सिडी में सबरी एंड सिलेरू, इजी। देन कम्स महानदी। महानदी में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है? अब इसको ऐसे इमेजिन करके चलो, बहुत महान कैरेक्टर है। महान कैरेक्टर कौन है? सोनपरी। भाई सोनपरी शी इज क्लासिकल, आज तक सोनपरी ऐसा कोई सीरियल आया नहीं है ना। तो सोनपरी ज्वाइनिंग ऑन टीवी, कि सोनपरी भी टीवी पे आने वाली है। तो सोन से सौंदर, परी से पेरी, ज्वाइनिंग से जोंक, ऑन से ओंग एंड टीवी से तेल। देखो ये याद करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे कोई और करेगा। और एक एक दो क्वेश्चन का होता है कॉम्पिटिशन, जितनों का रहता है वो एक एक दो क्वेश्चन से ही रहता है ना। देन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के साथ करेंगे। सोना है तो मनी, तो सोना से क्या है? सेवनाथ, है तो से हंस दो, मनी से मंद। एंड मनी में जो वाई है दैट स्टैंड फॉर इब, IB। तो मान लो आपसे पूछता है कि IB कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो पता होना चाहिए महानदी की है। केवल ट्रिक्स याद कर लो, अगर लेफ्ट बैंक राइट बैंक भी याद नहीं हो रही तो केवल ट्रिक्स याद कर लो, ये याद कर लो, केवल ये सेंटेंसेस याद कर लो, दैट्स इट। हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व, आई एम टेलिंग यू, होते हैं क्वेश्चन हर साल बच्चों के सॉल्व। आगे चलते हैं। अब देखो रिवर्स हमने कर लिया, ठीक है, सोर्सेज वगैरह सब देख चुके हैं तो उसको इतना करते नहीं है। मेजर वाटरफॉल्स पर आते हैं, ठीक। तो इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ट्रिक्स बहुत ज़्यादा है नहीं बट इनको भी कवर करते हैं। जैसे दूध सागर है, अब दूध सागर को कैसे याद करेंगे कि गोवा है, गोवा और दूध सागर। अब देखो गोवा जाके दारू मत पियो, दूध पियो, ठीक है, चाय पियो, दूध पियो, तो दूध सागर गोवा, ठीक है। बरकाना कहाँ पे है? कर्नाटका में है। पांडव काड़ा कहाँ पर है? उड़ीसा। याद करने की कोशिश करो कि पांडव उड़ीसा, ठीक है। देन गोकक फॉल कहाँ पर है? कर्नाटका। घाट प्रभा रिवर पे, कौन से रिवर पे? घाट प्रभा रिवर पे, इजी। डमडमा फॉल कहाँ पर है? उड़ीसा। ये कहाँ पर है? मचकंड कुंड रिवर पे, मचकुंड रिवर, ठीक है। देन हुंद्रू फॉल कहाँ पर है? झारखंड। स्वर्ण रेखा रिवर, ठीक है, स्वर्ण रेखा, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो कुछ और है। धुआंचार कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश, नर्मदा रिवर पे। तो रिवर याद कर लेना इसमें ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा एक दो बार रीड करोगे ना तो चीज़ें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी। यहाँ पे ट्रिक्स बहुत ज़्यादा है नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट कोशिश करते हैं। फिर बुस्त था, ये कहाँ पर है? झारखंड। बुद्ध रिवर, ठीक है, बुद्ध रिवर। अभी हमने इंद्रावती रिवर देखी थी छत्तीसगढ़ पे, ठीक है। तो इंद्रावती रिवर पे क्या है? चूलिया फॉल, ठीक है। देन चंगर घाट, ये कहाँ पर है? शिवनाथ रिवर पे, ये भी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, इजी। देन शिवनाथ समुद्र, ये कहाँ पर है? कर्नाटका, कावेरी रिवर पे, ओके। अच्छा इंडिया का हाईएस्ट फॉल कौन सा है? कुंचिकल फॉल ऑफ कर्नाटका, ये कौन सी रिवर पे है हमारा? वाराही रिवर, इजी। अब देखो ये सिटीज़ के नाम है, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, इसको बस रीड कर लो। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस है नहीं, बट देख लो। लेह कहाँ पर है? इंदस रिवर पे, ठीक है। हैदराबाद में मूसी रिवर, ये तो पता होगा आपको, थोड़ा बहुत फेमस है। कोटा में चंबल रिवर है, राजस्थान, कोटा में, ठीक है। नासिक कहाँ पर है? गोदावरी रिवर पे। भुवनेश्वर कहाँ पे? दया एंड कोखाई रिवर। लेकिन लुधियाना सतलज रिवर पे हो गया। जबलपुर नर्मदा रिवर पे। उज्जैन शिप्रा रिवर पे। एंड सूरत हमारा ताप्ती रिवर पे। अहमदाबाद साबरमती तो ऑलरेडी पता होगा आपको, ईजी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, देखो अभी थोड़ा ना ईजी चीज़ है, अब इतना रटने की चीज़ें नहीं है। ये मैप एक बार देख लेना ऊपर से। आई वुड सजेस्ट, मैंने ऑलरेडी लेक्स वगैरह वैसे करवा रखी हैं, रिवर्स भी मैंने सारी कराई है, बट मैंने अच्छे से रिवाइज इसलिए कराई है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। क्लाइमेट पे आता है, देखो ये बहुत ईजी पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा रटना नहीं है क्योंकि क्लाइमेट इज समथिंग जो आप और मैं रोज़ देखते हैं, हमें पता है क्या हो रहा है, राइट। तो इंडिया में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू मिडल ऑफ इंडिया, सदर्न पार्ट इज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिक्स एंड नदर्न पार्ट इन द टेम्परेट जोन। अब देखो ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के पास वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं कि ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। और जो थोड़ा नॉर्दर्न साइड में होता है तो 35 ऑलमोस्ट 35 नॉर्थ साउथ के अराउंड होता है, 30 के अराउंड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो जैसे ये इंडिया है
यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, किससे? 23.5 डिग्री नॉर्थ से, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो नीचे वाला एरिया है वो इक्वेटर के पास हो गया, यहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है, दैट्स दिस इज ट्रॉपिकल इन नेचर। इसके ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर साइड में आप चले जाओ, नॉर्दर्न इंडिया में, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ थोड़ी ठंड ज़्यादा है, एक तो हाइट भी ज़्यादा है, थोड़ा नॉर्थ में भी है, तो ये क्या थोड़ा टेम्परेट रीजन है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें नदन में हमारा हो जाएगा टेम्परेट एंड सदर्न में हमारा हो जाएगा ट्रॉपिकल रीजन। ईजी। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ज़्यादातर मेजरली हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही है। The Himalayan mountain situated on the northern border separates India from Central Asia. The Himalaya stops the cold wind from Central Asia, preventing temperature drop. अब देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे ये इंडिया है, वेट, जैसे दिस इज इंडिया, यहाँ पे क्या है, हमारे हिमालयाज है, तो ये जो एयर है ना जो मॉइस्चर लेकर के आ रही है, हिमालय उसको रोक देता है, तो यहाँ पे मानसून आता है, राइट। अगर हिमालयाज ना होता तो ये एयर चली जाती, तो हमारा जो ये विंटर्स, जो हमारे ये विंड्स है ना मानसून के, वो कभी ना तो इंडिया में मानसून क्रिएट कर पाती। उसके अलावा हिमालय स्टॉप्स द कोल्ड विंटर फ्रॉम कमिंग टू सेंट्रल एशिया, मतलब जो कोल्ड एयर आ रही है ना इंडिया के अंदर, उसको भी रोकती है। तो मानसून के तो उसने इंडिया के अंदर ही रोक दिया, तो बारिश कहाँ हो गई, इंडिया में हो गई, तो इंडिया में सूखा नहीं पड़ा। प्लस जो हद कोल्ड विंड्स आ रही हैं उन विंड्स को भी इसने रोक दिया, ठीक है। दे फॉर्म फिजिकल बैरियर टू मानसून विंड, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया था। देयरफॉर हिमालय प्रोवाइड क्लाइमेटिक यूनिकनेस इन इंडिया, मतलब इंडिया में हिमालय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फैक्टर्स क्या है क्लाइमेट को जो इफेक्ट करते हैं, बहुत ईजी, इसमें कुछ रटना नहीं है, इसको बस सुन लो मेरा बैठ के, इसको भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बस सुन लो जो मैं बोल रही हूँ। लैटिट्यूड क्या होता है, देखो ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज लॉन्गिट्यूड, राइट, एंड दिस इज लैटिट्यूड। अब मैं इसको वापस ड्रॉ करती हूँ, दिस इज अर्थ, ठीक है, दिस इज इक्वेटर, ये क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब ये हमारा 0 डिग्री है, यहाँ पे हमारा इंडिया लाई करता है, राइट। अब अगर आप कन्याकुमारी के साइड हो तो आप इक्वेटर के बहुत पास हो, तो यहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ ठंड है। और जैसे आप कश्मीर के साइड चले जाओगे, एक तो आप पहाड़ पर हो, है ना, तो क्या होता है जितना आप ज़मीन से ऊपर जाते हो उतनी ठंडी होती है ना। प्लस ये नॉर्थ में है, तो यहाँ कंपेरेटिवली ठंड ज़्यादा है, अंडरस्टूड। तो लैटिट्यूड डिफाइन करेगा कि आपका क्लाइमेट क्या होने वाला है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड, सीधी सी बात है, मुंबई चले जाओ आप, किसी भी कोस्टल एरिया चले जाओ, वहाँ पे आपको ना बहुत एक्सट्रीम ठंड लगेगी ना बहुत एक्सट्रीम गर्मी लगेगी, क्यों? बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, है ना। तो क्या होता है, अगर मान लो तो जो समुद्र के किनारे वाले एरिया है ना, वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे विंड्स है ना वो टेम्परेचर को बैलेंस करके चलती है। बट यहीं अगर आप सेंट्रल इंडिया में हो, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उत्तर प्रदेश के एरिया में रहते हो, तो यहाँ पे आपने देखा होगा सर्दियों में इतनी भयंकर ठंड होती है कि डीएम छुट्टी कर देता है, गर्मियों में इतनी गर्मी होती है कि डीएम फिर छुट्टी कर देता है, और रेनफॉल में भी आजकल इतनी रेनफॉल होने लगेगी कि फिर डीएम वापस छुट्टी कर देता है। मतलब ठंड भी एक्सट्रीम है, गर्मी भी एक्सट्रीम है, रेनफॉल भी एक्सट्रीम है, सब कुछ एक्सट्रीम ही है। और वहीं अगर आप मुंबई वगैरह चले जाओ, आप किसी भी बीचेस पर चले जाओ, तो वहाँ पे पूरे साल टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता है, कभी कोई स्वेटर पहनता ही नहीं है वहाँ पे लाइफ में, अंडरस्टूड। देन एल्टीट्यूड अबव सी लेवल, मैंने बताया पहाड़ों पे जाओ तो पहाड़ों पे ठंड क्यों लगती है भाई? राजस्थान में भी माउंट आबू है, बहुत ठंड लगती है वहाँ पे, क्यों? जैसे ही आप ऊपर के साइड जाते हो तो टेम्परेचर रिड्यूस होने लग जाता है, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स मैंने बता दिया। देन डिस्टेंस फ्रॉम द बीचेस, जितना बीच के पास होगे टेम्परेचर क्लाइमेट मॉडरेट रहेगा, जितना दूर रहोगे उतना मॉडरेट कम रहेगा। देन टोपोग्राफी, अब सीधी बात है ना, डेजर्ट में हो, बहुत अच्छी खास वहाँ पे इतने पेड़ पौधे हैं नहीं, वहाँ पे इतना पानी है नहीं, तो गर्मी होगी। यहीं आप एक जंगल में चले जाओ, जंगल में क्या है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा। पहाड़ के ऊपर चले जाओ, कम टेम्परेचर और कम होगा, अंडरस्टूड। इंडियन मानसून को में रटने का बहुत ज़्यादा है नहीं, इसका कंसेप्ट ना एक पेज में एक्स्ट्रा डायग्राम ड्रॉ करके समझ लेते हैं। कंसेप्ट समझने के बाद चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। वैसे मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, बट इमेजिन इट लाइक दिस इज़ इंडिया, ठीक है, एंड यहाँ से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड यहाँ से है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। अब देयर इज़ अ कंसेप्ट नोन एज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है? यूजुअली हम मानते हैं कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है ना, बट समर्स के टाइम पे, यूजुअली जून जुलाई से लेकर के अगस्त के टाइम पे, ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है ये शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स इंडिया। मतलब जिस तरह से 0 डिग्री इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है, उसी तरह से सबसे ज़्यादा सनलाइट आना शुरू हो जाती है इंडिया के बीचों बीच, ठीक है। क्यों होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना उसका नदर्न हेमिस्फीयर सन के टूवर्ड्स टिल्ट हो जाता है। जैसे सन है तो उसके टूवर्ड्स टिल्ट हो जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर, तो नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनलाइट आती है। तो हमारा जो, आप खुद सोचो ना, सबसे ज़्यादा सनलाइट कब आती है, सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है? मई जून जुलाई के टाइम पे होती है, राइट। तो मई जून वाला जो टाइम है, यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट आनी शुरू हो जाती है,
समझ गए? तो फर्स्ट फैक्टर क्या है इंडियन मानसून आने का, कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो गर्मी से होता क्या है एक्चुअली, कि गर्मी है तो फिर मानसून क्यों आ रहा है? देखो, जब गर्मी होगी ना तो क्रिएट होगा लो प्रेशर, ठीक है, क्रिएट क्या होगा, लो प्रेशर। विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये चीज़ याद करना, मैंने इसको भी बहुत अच्छे समझाया था। अब लो प्रेशर में क्या होता है ना कि गर्मी हो रही है तो एयर ऊपर जाती है आसमान में, और आसमान में जब ये एयर ऊपर जाएगी तो ये जाएगी बनेगी बादल। क्यों? विद हाइट क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूस होता है, इसीलिए बादल बनते हैं, है ना। आपके बेसिकली आसपास जितना भी वाटर वेपर है वो उड़ के कहाँ जा रहा है, आसमान में जा रहा है, बादल बना रहा है, और जैसे ही बादल बनता है फिर बारिश आती है। तो होता क्या है ना, इंडिया के बीचों बीच जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा उतनी, और बाहर क्या है, समुद्र के साइड में क्या है, हाई प्रेशर है, तो वहीं से विंड्स क्या आएंगे, टुवर्ड्स इंडिया आएंगे। और ये जो विंड्स आ रही है ना समुद्र के ऊपर से, ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आती है, ये अपने साथ हवा में पानी लेकर के आती है। यही हवा ऊपर जाके क्या होगा, बादल बनेगी, और वो बादल बरसेंगे और बारिश हो जाएगी। ये बेसिक सा कंसेप्ट है। अब पूरा इंडियन मानसून समझने का इतना सा कंसेप्ट है कि भाई ये लो प्रेशर कैसे बन रहा है, इसके फैक्टर्स याद कर लो सिंपल से। तो क्या होता है ना कि इंडिया में कहाँ से मानसून आया सबसे पहले, तो हमने देखा कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये इंडिया के सेंटर में आ गया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही है, जितनी गर्मी उतना लो प्रेशर। दूसरा फैक्टर क्या हमने पढ़ा था कल, हमने आज ही पढ़ा था, आज ही रिवाइज किया था, यहाँ पे है हिमालयास, राइट। अब हिमालयास क्या करते हैं, हिमालयास ये जो विंड्स आ रही है ना अपने साथ मॉइस्चर लेकर के, इसको बाहर नहीं जाने देते, इसको तिब्बतन प्लेटो पे नहीं जाने देते, यहीं पे रोक लेते हैं। तो मानसून इंडिया में ही रह जाता है, ऐसा नहीं कि हवा आगे निकल गई, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो माउंटेन्स है इसमें हिमालय का बहुत बड़ा रोल आ गया। दूसरा क्या है, यहीं पे ना हिमालय के जस्ट पीछे यहाँ पे है तिब्बतन प्लेटो। क्या है, तिब्बतन प्लेटो। तिब्बतन प्लेटो बहुत गर्म हो जाता है, हद गर्म हो जाता है, और लो प्रेशर को और भी इंक्रीज कर देता है। अब हवा आना चाह रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, बीच में हिमालयज आ गए, तो हिमालयज ने क्या किया, ये मॉइस्चर वाली विंड्स को इंडिया के अंदर ही रोक लिया, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से रीज़न है, कुछ रीजंस और होते हैं, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल एंड एल नीनो ला नीना, ठीक है, सॉरी एल नीनो एंड ला नीना, ये मैं एंड में वापस समझाऊंगी, ठीक है। वैसे भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी, बस याद कर लो इन सब चीज़ों को। और एक चीज़ होती है जेट स्ट्रीम। देखो जेट स्ट्रीम क्या होता है ना, बहुत ऊपर हवा में उड़ती है, एंड वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर को इंटेंसिफाई करने के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू इंडियन मानसून, तो क्या बोलोगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा क्या है, इंटेंस हीटिंग की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो गया इंडिया के अंदर। तीसरा क्या है, तिब्बतन प्लेटो। चौथा क्या है, हिमालयास। पांचवा क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल एंड एल नीनो ला लीना। अच्छा, एल नीनो ला लीना में, एल नीनो तो रेनफॉल को करता है कम, ला लीना रेनफॉल को इंक्रीज करता है, इतना याद रखना, ठीक है। और इंडियन ओशन डाइपोल में कौन सा है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जेट स्ट्रीम, इजी, समझ में आ गया। अब इसको रीड करते हैं, इसमें कुछ रटने का नहीं है, कुछ भी रटने का नहीं, क्वेश्चन आएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। बस एक कंसेप्ट याद रखना, जैसे ये इंडिया है ना, दिस इज इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है इंडिया के बीच में, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। तो विंड्स ऐसे जाएंगी, विंड्स दो ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं, एक तो ऐसे जाती है विंड्स, ठीक है, एक विंड जाएगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात देखना, ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है ना, तमिलनाडु वाला, यहाँ पे बारिश नहीं होती, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। तो यहाँ पे तमिलनाडु वाले एरिया में आपको बारिश नहीं दिखेगी। और फिर इसका दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम रिवर्सल ऑफ मानसून, या बोलते हैं रिट्रीट ऑफ मानसून। रिट्रीट मतलब मानसून अब खत्म हो रहा है, जब सर्दियाँ होती है तो क्या होता है, लो प्रेशर खत्म हो जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन चला गया, है ना, लो प्रेशर खत्म हो गया, ज़्यादा विंटर्स आ गई तो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो क्या होता है, विंड्स यहीं से वापस चली आती हैं। तो सबसे पहले ये हिट करती हैं तमिलनाडु को, कैसे, जब जाएंगी विंड्स तो कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी ज़्यादा टाइम, तो किसको हिट करेंगे, तमिलनाडु को। तो जब रिट्रीट ऑफ मानसून होता है तब कहाँ पे बारिश आती है, तमिलनाडु में। और जब ऑनसेट ऑफ मानसून होता है तो कहाँ नहीं आती है, तमिलनाडु में नहीं आती है, ठीक है। इसको समझते हैं, देखो, द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इन इंडिया इज साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये जनरल है हमारा, साउथ वेस्ट से आ रही है हमारी मानसून, राइट। इन विंटर डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उल्टी हो जाती है डायरेक्शन, ये उल्टी हो गई डायरेक्शन, इजी। मोस्ट मानसून इन इंडिया कम्स फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, द साउथ वेस्ट मानसून अराइव इन इंडिया फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। तो देखो यहाँ पे हिट करिए केरला को, यहाँ पे हिट करेगी, ऐसे करते करते ये यहाँ से सेंट्रल में जा रही है, और फिर एक नॉर्थ ईस्ट से आ रही है ब्रांच, दो ब्रांचेज होती हैं इसकी, ठीक है। The Tamil Nadu coast remains dry during northwest monsoon. Why? The coast lies parallel to Bay of Bengal branch. It lies in rain shadow area of Arabian Sea branch of southwest. मतलब ये दोनों ही ब्रांच क्या हो रही है हमारे तमिलनाडु को नहीं हिट कर रही हैं। इजी है, ये इजी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टार मार्क कर लो उस पर।
अब रिवर्सल ऑफ मानसून आ गया. द रिट्रीट ऑफ मानसून इज नोन एज मानसून रिवर्सल. द मानसून स्टार्ट्स रिट्रीटिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर. सितंबर के बाद बारिश कम हो जाती है ना यूजुअली. तो सितंबर के बाद हम क्या बोलते हैं कि रिट्रीट ऑफ मानसून आ रहा है. दिस हैपन ड्यू टू इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्टिंग टुवर्ड्स द साउथ एट द सन मूव साउथवर्ड. ठीक है, देखो ऑनसेट में क्या हो रहा था, इंडिया के ऊपर आ रहा था, है ना. विंटर्स में क्या होगा, इंडिया के साउथ में चला जाएगा, इंडिया के नीचे चला जाएगा. अंडरस्टूड. मॉनसून विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड कलेक्ट मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड कॉज रेनफॉल इन तमिलनाडु. अब देखो दिस इज इंडिया. अब हमारा रिट्रीट ऑफ मॉनसून हो रहा है, तो विंड्स यहाँ से आई, बे ऑफ बंगाल से होते हुए सबसे पहले तमिलनाडु पे हिट करेंगे. ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाया, तमिलनाडु पे बारिश कर दी. समझ गए. द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ब्रिंग्स 50 to 60% ऑफ तमिलनाडु's टोटल रेनफॉल. ठीक है. नाउ रेनफॉल एक्सट्रीम क्या है, द प्लेस विद लीस्ट रेनफॉल इन इंडिया कौन सा है, ले. ठीक है, हाईएस्ट में क्या है, मॉनसून राम, और इसमें एक और था, आई रिमेंबर, चेरापूंजी. यस, चेरापूंजी वॉज देयर, है ना. दोनों ये हमारे मेघालय में ही है. ठीक है, फिर आता है विंटर रेन. द विंटर रेन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर कॉज बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. दीज ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन एंड अटलांटिक ओशन. तो क्या होता है ना, हमारे पास जैसे ये इंडिया है, विंटर्स में भी हमने देखा बारिश होती है, जनवरी फरवरी के टाइम पे बहुत थोड़ी सी बारिश होती है, राइट. ये बारिश कभी कभी तो बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, एंड कुछ चीज़ों के लिए इट इज़ वेरी यूजफुल, एंड कुछ प्लांट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में, उसके लिए बहुत ही पेनफुल भी होती है. ठीक है, तो विंटर में क्या होता है ना, मेडिटेरियन सी है, देखो दिस इज मेडिटेरियन सी, है ना. फिर ये हमारा अफ्रीका आ गया, है ना. उसके बाद ये इंडिया आ गया, तो यहाँ से ये ब्रांच आ रही है, ये हवा यहाँ से आ रही है, अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आ रही है और इंडिया में बारिश क्रिएट करती है. तो किसकी वजह से हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. एंड पानी कहाँ से आया, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन से. ठीक है, द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु रिसीव विंटर रेन्स ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं. अब देखो, दीज आर सम मेजर ट्राइब्स इन इंडिया. ये ट्राइब्स देख लो ऊपर ऊपर से, रटने की बहुत ज़रूरत नहीं है. उत्तर प्रदेश वाला कुछ याद कर लेंगे, और कुछ हमें ऑलरेडी याद है. अब देखो, भील हो गया, ठीक है, भील गोंद ट्राइब, हमको पता है कि हमारे सेंट्रल इंडिया में मिलती है. तो कहाँ कहाँ पे मिलेगी हमें, मध्य प्रदेश में मिल गई, गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पे हमें भील और कौन सी मिलेगी, गोंद ट्राइब. ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में कौन सी याद रखनी है, थारू. ठीक है, याद कर लोगे, ईजी. अंडमान एंड निकोबार में कैसे याद करना, जारावा. ठीक है, कि आप बोलो कि मैं तो जा रहा हूँ भाई, मैं अभी जैसे क्या हुआ था ना कि मालदीव्स का थोड़ा इशू हुआ था, तो सब क्या बोलते हैं भाई आप हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आओ ना, क्यों आपको मालदीव जाना है. तो आप बोलो ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, है ना, मैं जा रहा हूँ. कहाँ जा रहे हो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है, कुकी का आपको पता ही होगा, बहुत न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये तो आपको पता ही होगा, राइट. उसके अलावा सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है. ये देखो लेपचा, देखो सिक्किम में हमने क्या देखा था, मतलब सिक्किम का जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा अलग ही है, नॉर्थ ईस्ट का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग सा है ना. शिपकिला, रिमेंबर वी रिवाइज्ड इट की शिपकला जो पास हमने देखा था सिक्किम में. तो वहीं से आता है ना. लेपचा कहाँ पर है, ये नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा आपको. तो कहाँ पे, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया. ठीक है, राजी उत्तराखंड कैसे याद करोगे, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे था, उत्तराखंड में था, तो हो गया याद, है ना. उसके अलावा गारो खासी जयंती, वी रिमेंबर इट विद मेघालय, तो इसको मेघालय से याद कर लेना. ठीक है, जॉन सारी उत्तराखंड, मुंडा ट्राइब के अगेन सेंट्रल पार्ट में. ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो. तो देखो ये बहुत मुश्किल है नहीं, इनको अगर देख लिया ना, केवल थोड़ा थोड़ा रिलेट करके याद कर लिया, थोड़ी थोड़ी कहानी बना के याद कर लिया, तो एटलीस्ट एलिमिनेशन से तो ये आंसर सही हो जाएगा. ठीक है, अब आता है सॉइल्स ऑफ इंडिया में. इसमें भी बहुत रटने का नहीं है. सॉइल्स में हमें क्या देखना है कि तो कहाँ मिलता है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, और किस में डेफिसिट है, किस में मतलब सरप्लस है. मतलब सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, कहाँ मिलता है, प्रॉपर्टी क्या है, और बहुत बेसिक, इसमें बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट से समझेंगे. सॉइल को समझते हैं. सॉइल की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इसको समझते हैं. देखो सॉइल दो चीज़ों से मिलकर बनती है. एक तो होता है ऑर्गेनिक मटीरियल, दैट इज डेड एंड डिकेड पार्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स. एनिमल और प्लांट जो मर जाते हैं, तो जो गल के डिकम्पोज होकर के सॉइल में मिलता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक पार्ट. ठीक है, ह्यूमस भी बोलते हैं हम इसको. दूसरा हमारा होता है रॉक. कोई भी रॉक, वो रॉक छोटा हो के इरोजन हो के छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये दोनों मिला के सॉइल बनाते हैं. ठीक है, तो आपका सॉइल दो चीज़ों से बना है. एक तो रॉक को छोटे छोटे पार्ट में इरोड करके जो सॉइल बनी वो, प्लस उसमें ऑर्गेनिक मटीरियल. ऑर्गेनिक मटीरियल कहाँ से आता है, डेड प्लांट एंड एनिमल से. ईजी. अब जो सॉइल होती है ना, उसके पार्टिकल्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, क्ले एंड सैंड. देखो सैंड में क्या होता है ना, सैंड के पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े. अभी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो अब एक बात बताओ, आपको उनके बीच में गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है जो मैंने इसको कलर फिल कर रही हूँ, सी, ये गैप दिख रहा है. तो एक गैप के बीच में ना एयर भर जाती है.
इसलिए जो सैंड होती है ना वो बहुत एयरी होती है, मतलब हवा को लेके चलती है, हवा को स्टोर करती है। क्ले में क्या होता है ना, पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत पास पास में होते हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या होता है ना, ये पार्टिकल्स एयर को तो नहीं पकड़ पाते, बट ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एयर को नहीं कर पाते। क्ले के साथ क्या है, अब देखो यहाँ पे वाटर तो टिक नहीं पाएगा, तो ना स्पेस है, तो सैंड क्या करती है, एयर को तो कर लेती है स्टोर, बट वाटर को स्टोर नहीं कर पाती। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल कौन सा, तो आप बोलोगे एल्यूवियल सॉइल है। अरे एल्यूवियल सॉइल क्यों है, बिकॉज उसमें ऑलमोस्ट 50-50 रेशो में, एग्जैक्ट परफेक्ट रेशो में क्ले भी है और सैंड भी है। मतलब ये एक ऐसी सॉइल है जो एयर एंड वाटर दोनों को ही रिटेन करती है। भाई एयर वाटर दोनों ज़रूरी है ना प्लांट के लिए, राइट, तो ये दोनों को ही रिटेन करती है। एलुवियल सॉइल मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया में मिलती है, कितना 11 लाख किलोमीटर्स में मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है, तो जितना भी प्लेन वाला एरिया है ना मोस्टली, एंड जो भी रिवर्स के पास वाला एरिया है वो सब एलुवियल सॉइल है। अंडरस्टूड। स्प्रेड फ्रॉम पंजाब टू आसाम, ऑल्सो इन वैलीज ऑफ नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ऑलमोस्ट 33.5% टोटल एरिया में क्या है, हमारा एलुवियल सॉइल है। कैसे बनती है, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ रिवर। अब रिवर क्या करता है ना, अपने ऊपर जो भी पहाड़ है उनको छोटे छोटे तोड़ तोड़ के, उनको सॉइल पार्टिकल्स में तोड़ तोड़ के उनको कन्वर्ट करता है, किसमें, सॉइल में। दिस इज हाउ सॉइल इज मेड। अब क्या है, फर्टिलिटी, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी है, खूब फर्टिलिटी है इसमें। आप देखो ना गंगा प्लेन्स के आसपास सबसे ज़्यादा क्या है, आप बोलते हो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम खेती करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बहुत है, ये रिवर फर्टाइल सॉइल लेकर के आते, तो यहाँ के सॉइल बहुत फर्टाइल है। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, डेफिशिएंसी है, क्या नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ह्यूमस नहीं है। ह्यूमस क्यों नहीं है, अरे अभी नई नई तो बनी है, रिवर के पास की सॉइल बहुत न्यू होती है, बहुत फ्रेश होती है, ओल्ड नहीं है, डेक्कन प्लेटो की तरह ओल्ड सॉइल नहीं है। जो नई सॉइल है उसमें प्लांट एंड एनिमल्स के डेड एंड डिकेड कहाँ से मिलेंगे आपको, तो ह्यूमस कम हो गया। नाइट्रोजन कैसे कम है, इसको कैसे याद रखें, आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा हम अगर आप किसी भी फार्मर को जानते हो या आप खुद भी फार्मर हो, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा हम यूरिया मांगते हैं सरकार से, यूरिया दे दो, और हम यूरिया ही यूज़ करते हैं। तो यूरिया किसका बना होता है, नाइट्रोजन का बना होता है। दैट मीन्स नाइट्रोजन की कमी है, तभी तो यूरिया डाल रहे हैं, राइट। अब देखो खादर, भांगर, भाबर, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे। देन कम्स ब्लैक सॉइल। देखो ब्लैक सॉइल को बोलते हैं रेगुर सॉइल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लेना, स्टार मार्क करो। रेगुर सॉइल किसको बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को। ये यूज़ होती है कॉटन कल्टिवेशन के लिए, ठीक है। तो कॉटन कल्टिवेशन के लिए कहाँ मिलेगी आपको, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाले एरिया में। ये बनी कैसे, बेसिकली इसमें ब्लैक बनने का इसका दो रीज़न है। एक तो इसमें कुछ टाइटेनियम के पार्टिकल्स मिलते हैं, टाइटेनियम किसी कंपाउंड के पार्टिकल्स मिलते हैं, नॉट एग्जैक्टली टाइटेनियम। दूसरा ये ना लावा की जो, जैसे लावा से जो रॉक्स बनी वो कौन से कलर की होंगी, ब्लैक से होंगी, है ना। लावा ज़मीन से बाहर आया, वो सॉलिडिफाई हो गया, रॉक्स बना दी, अब उसकी सॉइल कौन से कलर की बनेगी, ब्लैक कलर की बनेगी ना, तो उससे बनी है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस ब्लैक सॉइल। कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाला एरिया, कॉटन कल्टिवेशन, ठीक है। और याद रखना इसको और क्या बोलते हैं, हम रेगुर बोलते हैं, ईजी। अब डेफिशिएंसी क्या है, पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, याद रखना, ठीक है। आगे चलें, देखो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि क्ले ही है, बहुत बिल्कुल ऐसे क्ले जैसी है। एक बात बताती हूँ, लड़कियों को तो ये चीज़ शायद पता होगी, जो क्ले मास्क होते हैं ना, जो सबसे महंगे क्ले मास्क होते हैं, वो दुनिया आपको ये बेवकूफ़ बना के बेचती है कि ये क्ले मास्क है एंड ये आपकी बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करते हैं और आपका ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी ना मार्केट में चल रहा है बहुत ज़्यादा क्ले मास्क के नाम पे, डेड सी क्ले, है ना, एंड फ्रेंच क्ले, ग्रीन क्ले। तो क्ले से याद रखना कि क्ले मास्क ना लोग फेस पे लगाते हैं। अब सैंड मास्क तो लगाओगे नहीं अपने फेस पे, है ना, क्ले मास्क लगाते हैं। और ये क्ले क्या होती है, पानी को होल्ड करके रखती है। तो ये जो पुरानी सॉइल्स होती है ना, जो ये हमारे लावा से बनती है, ये सब क्ले नेचर में आती है, मतलब ये पानी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करके रखती है। इट इज़ कॉल्ड सेल्फ प्लाउइंग सॉइल ड्यू टू क्रैकिंग एंड स्वेलिंग। इसके फोटोग्राफ सर्च करके देखना, सेल्फ प्लाउइंग सॉइल, ब्लैक सॉइल सर्च करना। इसमें क्या होगा, पहले तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो बिल्कुल दलदली सी हो जाएगी, और जैसे ही इसमें से पानी इवेपोरेट हो जाएगा, इसमें से क्रैक आ जाएंगे। आप फेस मास्क लगाते हो, ठीक है, तो जैसे ही फेस मास्क सूख जाता है, क्ले मास्क सूख जाता है, मुल्तानी मिट्टी लगाना फेस पे, सूख जाएगी तो क्या होगा, क्रैक्स आ देंगे ना। इस तरह से याद रखो। आयरन कंटेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्या है आयरन, कम क्या है इसमें पोटेशियम, और इसमें फॉस्फोरस हो गया, या फिर इसमें बेसिकली नाइट्रोजन हो गया, ये सब कम है इसमें, ठीक है। रेड सॉइल पे आते हैं। अब रेड सॉइल कहाँ मिलती है, वेरी इजी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा वाला एरिया। इसका एक मैप सर्च कर लो, ठीक है, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको रेड कलर कहाँ से मिला, बिकॉज ऑफ इट्स आयरन, इसमें क्या है आयरन है, इसलिए इसको रेड कलर मिल गया, ठीक है। कभी कभी ड्राई होकर ना येलोइश कलर में भी दिखती है। देन कम लेटराइट। अब एक बात याद रखना, लेटराइट से ना इसको लेटराइट से रिमेंबर करो ब्रिक, BRICK, ब्रिक। ब्रिक लेटी होती है ना, ईंटें लेट के लगाते हैं, ऐसे तो लगाते नहीं ईंटें, है ना, ऐसे लेट के लगाते हैं। तो लेटराइट मतलब
हमने क्या याद किया इसकी ब्रिक्स, मतलब ये सॉइल इतनी बेकार है कि इसको हम ईंट बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? लेटराइट सॉइल ऐसी जगह पे पाई जाती है जहाँ बहुत रेनफॉल होता है, और ये रेनफॉल सारा का सारा फर्टिलिटी, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को बहा के ले जाता है, इसलिए सॉइल में कुछ बचता ही नहीं है। मतलब इतनी बेकार है कि तो लगता है कि यार इसकी तो आप ईंट ही बना लो, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे लीच आउट हो जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। फर्टिलिटी क्या है? बहुत कम है। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछेगा कि आपसे ये चीज़ें हैं, ये फीचर्स है, बताओ कौन सी सॉइल है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, ठीक है। कहाँ पे मिलता है यूजुअली? फर्टिलिटी लो है केरला, महाराष्ट्र, आसाम वाले एरिया में, बारिश खूब पड़ रही है जहाँ पे, ठीक है। डेफिशिएंसी क्या है? इसमें कुछ है ही नहीं बेसिकली, नाइट्रोजन नहीं है, पोटैश नहीं है, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है इसमें क्या? आयरन ऑक्साइड मिल जाएगा आपको, एल्यूमिनियम मिल जाएगा, ठीक है। देन माउंटेन सॉइल ईजी है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल काफ़ी ज़्यादा होगा। क्यों? माउंटेन में क्या है? पेड़ पौधे हैं, अच्छे खासे जानवर रहते हैं। आप हिमालयास को याद करो, है ना, आप याद करो ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, या फिर आप उत्तराखंड वाला एरिया याद करो, है ना, या नॉर्थ ईस्ट वाला याद करो, बेस्ट है। कितने जंगल हैं, तो यहाँ तो ऑर्गेनिक मटेरियल आएगा ही आएगा ना, राइट। तो यहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत है, बाकी सब चीज़ें इसमें नहीं है इतनी, ठीक है। तो खेती के लिए बहुत परफेक्ट नहीं है, बट माउंटेन्स पे आप यूजुअली टी ग्रो कर सकते हो, कॉफ़ी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। देन कम डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल जो राजस्थान में मिलती है। अब डेजर्ट सॉइल की एक बात याद रखना, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमने बनाया था इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हनुमानगढ़ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे क्या है ना, डेजर्ट में क्या है, जो सॉइल है सैंडी है, और ये पानी स्टोर नहीं कर पाती, ये दिक्कत है ना वहाँ पे पानी है ऑलरेडी, और पानी है भी तो स्टोर नहीं कर पाती। अब यहाँ के सॉइल में ना सब कुछ है, नाइट्रोजन मिलेगा थोड़ा बहुत, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, सब कुछ है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। बस वाटर नहीं है, तो वाटर ना होने की वजह से क्या है? पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है तो क्या? ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है। डेजर्ट में आपको ऑर्गेनिक मटेरियल दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना, 2-4 तो उसमें पौधे हैं, वो भी कैक्टस नाम के, तो क्या ही ऑर्गेनिक मटेरियल दिखेगा। तो डेजर्ट में हमने क्या किया था, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट से हम वाटर लेकर के आए थे। जब हमने वाटर लेकर के आए ना, तो अब आसपास पानी हुआ, पानी की वजह से ट्रीज ग्रो हो गए, एंड वहाँ पे इतनी अच्छी टाइप की खेती हुई, मतलब इट वॉज अ सक्सेस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो याद रखना, डेजर्ट में क्या है, सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बस यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिलता, ठीक है। आगे चलते हैं सलाइन एंड अल्कलाइन। अब सलाइन एंड अल्कलाइन का मतलब क्या है? ये हमारे समुद्र के पास मिलती है, या फिर यहाँ ये उन जगहों पे मिलती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, जैसे राजस्थान वाला एरिया, ठीक है। तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा वाला एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें सॉल्ट लेक्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट कैन बी इम्प्रूव बाय लाइम, जिप्सम और पायरेट्स, मतलब ये अगर हम ऐड कर दे सॉइल में तो हमारे लिए कंपैरेटिवली बेटर हो जाएगी। ये क्या है? टी प्लांटेशन के लिए दिस इज अ गुड टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। इरोजन, सॉइल इरोजन के इसकी कंसर्न है। चंबल वैली इज हाईली अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन। चंबल वैली देखा है, वो वैली बनी ही इरोजन की वजह से, तो यहाँ पे इरोजन बहुत होता है, ठीक है। देन कम्स पीट मार्शी सॉइल। अब पीट एंड मार्शी सॉइल को कैसे याद करें, इसको कैसे समझो। पीट एंड मार्शी सॉइल हमें मिलती है दलदली एरिया में, जहाँ पानी बहुत होता है, ठीक है। तो फॉर्म्ड एट मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, मेनली फाउंड इन ह्यूमिड रीजन ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। कलर इज ब्लू इन कलर विद द प्रेजेंस ऑफ फेरस आयरन, एंड सपोर्ट किसको करते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स को। तो ये बहुत दलदली एरिया है। अब मैंग्रोव को इमेजिन करो, मैंग्रोव कहाँ मिलता है? दलदली एरिया में ही मिलता है ना, रिमेंबर। तो ये हमारा सॉइल हो गया कवर, ठीक है। वेजिटेशन, नेशनल वेजिटेशन रेफर्स टू द प्लांट कम्युनिटी दैट ग्रोज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। बाहर से अगर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही, एंड किसी एरिया पे नेचुरली किस तरह के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। जैसे अगर आप कोई भी आर्टिफिशियल तरह से इंटरफेयर ना करो, तो राजस्थान में जो डेजर्ट्स है, थार डेजर्ट है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे कैक्टस ग्रो कर रहा है, बहुत कम अमाउंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। यहीं पे अगर आप हिमालयाज पे चले जाओ, टॉप पे, है ना, बिल्कुल ऑन द पीक ऑफ द हिमालयाज, यू विल फाइंड नो वेजिटेशन। थोड़े बहुत मॉसेस मिल जाएंगे, ट्रीज भी नहीं मिलेंगे, है ना। हिमालय से थोड़ा नीचे वाले एरिया में देखो तो वहाँ पे क्या आपको कंपैरेटिवली बहुत ट्रीज मिलेंगे, राइट। तो इसमें क्या है कि कोई नेचुरल वेजिटेशन मतलब किसी एरिया में किस टाइप के पौधे मिल रहे हैं, ईजी। नाउ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देखते हैं। पहले ट्री लाइन समझो, ये बहुत, देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा ना, जैसे आपको बोलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो 2-3 आपको बता देगा कि दीज आर द फीचर्स, बताओ एक कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट के फीचर्स हैं, अंडरस्टूड। पहले ट्री लाइन समझते हैं। ट्री लाइन इज द रेंज वेयर ट्रीज आर एबल टू ग्रो, मतलब ट्री लाइन एक ऐसी लाइन, एक ऐसा एरिया है जहाँ तक पेड़ ग्रो हो जाते हैं, इसके बियॉन्ड पेड़ ग्रो नहीं होते। क्यों? या तो ये ग्रासलैंड बन जाता है, या तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, या बहुत एक्सट्रीम ठंड हो जाती है पहाड़ों के ऊपर। जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ में क्या होता है, इस एरिया में तो खूब ट्रीज होंगे, यहाँ तक तो आपको ट्रीज दिखेंगे, टॉप में आपको ट्रीज नहीं दिखते यूजुअली, ठीक है। तो यहाँ पे ट्री लाइन का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइन जहाँ तक हमारा ट्री ग्रो हो पा रहा है, ठीक है। नाउ अब इसमें ना एक चीज़ रखना, ट्री लाइन वैल्यू इज लोअर इन वेस्टर्न हिमालयाज कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालयाज,
ठीक है। जो वेस्टर्न हिमालयज है वहाँ पे ये लाइन कंपैरेटिवली लोअर है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न। ऑब्वियसली हम समझ गए क्यों एक्सट्रीम कंडीशंस हमको देखने को मिलती है ना, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिलता है इसके से। तो याद रखना कि ईस्टर्न में क्या है, कंपैरेटिवली हायर है, लोअर किस में है, वेस्टर्न में, राइट। आगे चलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, इसका वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, जो ट्रॉपिक्स के पास में मिलता है। दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर, ये ट्रॉपिकल एरिया है ना। और यहाँ हमारा इंडिया है। तो इंडिया के मध्य प्रदेश के नीचे वाला जो पार्ट है, जैसे इफ दिस इज इंडिया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, ट्रॉपिकल एरिया हो गया ना। तो यहाँ पे मिलने वाले जो हमारे फॉरेस्ट है उसको हम ट्रॉपिकल बोलेंगे, जैसे केरला, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। यहीं पे एवरग्रीन का मतलब क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ट्री है, ठीक है। ट्री क्या करता है, अपना पतझड़ में अपने लीव्स को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है लीव्स, क्यों मर जाती है उसकी, क्योंकि उतना पानी ही नहीं होता इस टाइम पे एटमॉस्फेयर में, सॉइल के अंदर, कि वो लीव्स को सस्टेन कर पाए। लीव्स क्या करती है, जैसे इफ दिस इज अ लीफ, वेरी सॉरी मेरे पेंसिल में इशू आ रहा है, इफ दिस इज अ लीफ, तो लीफ करती है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से मॉइस्चर जो है हमारा वो लूज हो जाता है ना। तो पत्तियां क्या करती है कि वैसे पानी मिल नहीं रहे तो जो पेड़ होते हैं सारे पत्तियों को झड़ा देते हैं। बट कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारा पानी अवेलेबल हो, वहाँ पे तो कभी पत्तियां झड़ने की जरूरत ही नहीं है, कभी लीव्स झड़ेंगे नहीं, फॉल कभी आए होगा तो भी पतझड़ तो नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ अच्छा खासा पानी अवेलेबल हो कि पत्तियों को झड़ने की नौबत ना आए, ठीक है। फाउंड वेयर एवरेज टेम्परेचर इज मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, क्यों, ट्रॉपिकल है ना, इक्वेटर के पास है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। एंड रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, तो रेनफॉल भी ज़्यादा है, क्यों, एवरग्रीन है। कहाँ है, मैंने आपको बता दें, ये इंडिया है। तो इंडिया में जो सेकेंड हाफ वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। मेन ट्रीज कौन से इसके, चिंचोना, पाम, महगनी, रबड़, कोकोनट, एबोनी एंड रोजवुड। ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। यूपीएससी पूछ लेता है इसमें से क्वेश्चन, तो इसको पढ़ लेना, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। देन कम्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड का मतलब क्या है, एक ऐसा एरिया जिसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, रेनफॉल थोड़ी सी कम है, इतनी है कि पेड़ नहीं ग्रो पाता, वहाँ पे केवल क्या है, ग्रासेस ग्रो पाती है। दे आर फाउंड इन ड्राई प्लेन्स, अगर वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर। रेनफॉल कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है कि नहीं, जैसे प्लेटो ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में क्या मिलता है हमें, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। देन कम डेल्टाइक फॉरेस्ट। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब जब रिवर, यूजुअली हमारे जो ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे जब रिवर एंटर करती है बे ऑफ बंगाल में, तो क्या बनाती है, डेल्टास बनाती है, राइट। ये डेल्टा पे जो फॉरेस्ट उसको हम क्या बोल देंगे, डेल्टाइक फॉरेस्ट। अब एक बात याद रखना, डेल्टाइक फॉरेस्ट थोड़े यहाँ पे हद मॉइस्चर होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, और पानी कंपैरेटिवली थोड़ा सा सॉल्टी होता है, क्यों, समुद्र का पानी भी है ना यहाँ पे, इसीलिए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ मैंग्रोव्स बहुत मिलते हैं, तो मैंग्रोव हो गए, पाम, कोकोनट, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। तो फाउंड इन रिवर डेल्टास, एवरग्रीन टाइडल फॉरेस्ट ग्रोज इन दीज एरिया, मैंग्रोव, पाम, कोकोनट एंड कोसेरिना एंड फीनिक्स ट्रीज, ठीक है। कहाँ मिलेगा, डेल्टा ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। तो यूजुअली आप देखना जो भी हमारे ईस्टर्न साइड में डेल्टास बना रहे रिवर, वहाँ ये आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ याद तो नहीं करना है इसमें। एल्पाइन फॉरेस्ट का मतलब क्या है, एल्पाइन मतलब जो बहुत हाइट पे ऊपर के साइड मिलता है, ठीक है। हिमालयस पे 3000 से 400 मीटर की हाइट पे, 4000 मीटर की हाइट पे, ठीक है। दे आर नोन एज एल्पाइन फॉरेस्ट। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, मोस्ट एक्सटेंसिव मतलब बहुत घने जंगल कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। देन कम ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखो इसको बहुत से समझना, पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन, के ट्रॉपिकल एरिया में है बट एवरग्रीन है, वहाँ पानी बहुत है, राइट। जैसे केरला वाला पार्ट हो गया या नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ हमने देखा था ना मॉनसून आता तो पानी तो ज़्यादा यहीं पे आता है, राइट। इंडिया की 2 ब्रांचेस थी, एक केरला से होते जा रही थी, एक नॉर्थ ईस्ट से होते जा रही थी, तो यहाँ अच्छी खासी बारिश हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। बट ट्रॉपिकल एरिया में, बाकी एरिया में क्या होगा, डेसिडियस फॉरेस्ट होगा। तो व्हाट इज ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल एरिया में है ड्राई डेसिडियस, मतलब रेनफॉल बहुत कम है और यहाँ पतझड़ होगा, यहाँ एवरग्रीन ट्रीज नहीं है, ठीक है। तो फाउंड इन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर। ट्रीज याद कर लेना, साग, टीक, शीशम, सैंडलवुड, मैंगो, अमिया एंड महुआ, ठीक है। देन लोकेशन क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। टीक ट्री आर फाउंड इन अबंडेंस इन मध्य प्रदेश, याद रखना। अब देखो ड्राई डेजर्ट वेजिटेशन, अब इसमें भी कुछ याद नहीं करना आपको, रेनफॉल इसमें 70 सेंटीमीटर से कम है। यहाँ ना आपको बहुत घने जंगल नहीं मिलेंगे क्योंकि पानी तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको कैक्टस टाइप के मिलेंगे। एंड यहाँ पे ना एक मतलब
वो ट्रीज़ मिलेंगे जिनकी रूट्स बहुत गहरी होती हैं, कि बहुत ज़मीन में अंदर जाके भी पानी को खींच सके और कम पानी में भी अपना अपना गुजारा कर सके। ठीक है, जैसे टेट पाम हो गया, कैक्टस, खैर, नीतरे, कीकर, पाम, खैर, मतलब ये तो वापस रिपीट हो गया, प्लम एंड कलील। ठीक है, कहाँ मिलेगा? ये वाला जो एरिया ना, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, थोड़ा सा साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। फिर माउंटेन फॉरेस्ट अभी हमने देखा, हिमालयस वाले एरिया पे देखने को मिलेगा, ये कंपैरेटिवली लोअर हाइट पे। एल्पाइन फॉरेस्ट कहाँ थे? जैसे अगर इफ दिस इज अ माउंटेन, एल्पाइन फॉरेस्ट यहाँ है, माउंटेन फॉरेस्ट थोड़ा कंपैरेटिवली नीचे है। ठीक है, तो हिमालयस माउंटेन फ्रॉम आसाम टू कश्मीर, एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट ग्रो। कहाँ से कहाँ तक? 150 तक। 150 के ऊपर क्या होगा? टेम्परेट। ठीक है, एंड 250 से 4500 के ऊपर क्या होगा? कॉनिफेरस। इसको ऐसे समझो, ये एक माउंटेन है। ठीक है, माउंटेन का जो नीचे वाला एरिया है, सबसे नीचे वाला, कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा। देखो, टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना तो ट्री ज़्यादा ग्रो करता है, याद रखना। ट्रॉपिकल एरिया में भी देखो ना, सबसे ज़्यादा ट्री ग्रो कर रहा है। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। थोड़ा सा ऊपर चले जाओ यहाँ पे तो क्या होगा? ट्रीज़ कम हो जाएंगे, ट्रीज़ कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, है ना। अगर आप बिल्कुल पहाड़ों को एंटर करते हो ना, जैसे ऋषिकेश हरिद्वार से थोड़ा ऊपर चले जाओ, है ना, तो आपको बहुत मतलब पेड़ पौधे बुशेस सब मिलेंगे। थोड़ा सा अगर आप और ऊपर पहाड़ के एकदम ऊपर साइड चले जाओगे ना, तो जहाँ पे ऐसे कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, वहाँ पे आपको केवल कॉनिफेरस ट्रीज दिखेंगे, बुशेस वगैरह नहीं दिखेंगे। और उसके भी ऊपर चले जाओ ना तो आपको बिल्कुल बस फर्न टाइप की चीज़ें मिलेंगी, है ना। वहाँ पे बहुत कम ट्रीज़ मिलेंगे। तो क्या होता है, जितना ऊपर जाते हो टेम्परेचर कम होता जाता है और उतना ही हमारा ट्रीज़ भी कम होते जाते हैं। ईजी। मेन ट्रीज इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर सिल्वर फर्न, जूनिपर, ब्रशवुड, पाइन, चिडार एंड ब्लू पाइन। ठीक है, तो चीड़ की लकड़ी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे फॉरेस्ट कवर हो गए। बाकी का हम कल करते हैं इसको कवर। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको अच्छे से रिवाइज करो। कल मैं क्वेश्चंस पूछूंगी एंड 9 PM पे ना क्विज होती है, उसको अटेंड कर लेना। ठीक है, रिवाइज करो इसको अच्छे से, एक बार 2 बार रिवाइज करो। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। दैट्स इट। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।